Hello friends, this is टीना मलिक एंड वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट 4th। अगर आपने प्रीवियस सेशन अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। मैंने प्रैक्टिस सेट 3rd करवाया हुआ है। बेस्ट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने साथ में डिस्कस किए थे। तो अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। आज हम सेम प्रैक्टिस ही करेंगे, आज भी हम क्वेश्चंस की। आज होगी क्लास 4th। आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। आज बेस्ट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में कुछ माइनर टॉपिक्स को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व किसे देती है? स्पीच एंड रीडिंग, रीडिंग ओनली, स्पीच ओनली, या फिर रीडिंग एंड राइटिंग? तो देखो फ्रेंड्स, ओनली पे तो फोकस करना ही नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ना, ये बेसिकली इंपॉर्टेंस देता है, किस पे फोकस करता है? रीडिंग एंड राइटिंग पे। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस करता है। देखो थोड़ा समझा देती हूँ स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है। स्ट्रक्चरल अप्रोच एक वो है कि लैंग्वेज में मास्टरी करवाता है, वेरियस स्ट्रक्चर्स में मास्टरी दिलवाता है। ओके, एंड स्ट्रक्चर्स कैन बी टॉट बाय क्रिएटिंग एडिक्वेट सिचुएशंस। प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है इधर इन रिटन और इन ओरल फॉर्म। ओके, एन ओरल वे ऑफ टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट, स्पीच प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, समझ में आ गया स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किए जाते हैं? क्यों किए जाते हैं वो बताना है आपको। फाइंड आउट डेफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। मतलब उनके गैप को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ उन्हें दिक्कत है, और फिर बाद में प्लानिंग करते हैं रेमेडीज की, मतलब कैसे उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करेगा टीचर, उसकी प्लानिंग होती है। ये पॉइंट तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, असेस द सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं होता ये। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट फॉर प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। देखो जॉब के लिए, जॉब दिलवाने के लिए उनमें कितनी प्रोफिशिएंसी आई है वो सब टेस्ट करना इज नॉट गुड ऑप्शन। एंड लास्ट वन, जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया जा सके, जज किया जा सके। नहीं, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए होता है ताकि ये फाइंड आउट कर सके कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, मतलब उनके गैप को फाइंड आउट करना है। ओके, गैप फाइंड आउट करना है कि कहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, फिर उनकी रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। टीचर रेमेडियल टीचिंग पे फोकस करता है, उसकी प्लानिंग करता है ताकि गैप मतलब गैप को फिल किया जा सके। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिजम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीज देम एज अ होल पर्सन। मतलब कि आपको ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा मेथड ये बोलता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनिजम्स नहीं है, उन्हें होल पर्सन की तरह देखा जाता है, समझा जाता है। कौन सा मेथड बोलता है? SLT, साइलेंट वे, CLL या CLT? ओके, तो ये बताना है आपको। CLT स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग एंड SLT स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग एंड CLT है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, एंड CLL क्या है जो कि हमारा आंसर है, वही बोलता है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। CLL ऐसे बोलता है कि स्टूडेंट को क्या समझना है, स्टूडेंट को एज अ होल पर्सन समझना है, एज अ होल पर्सन लर्निंग करवानी है। ओके, टीचर इसमें काउंसलर का रोल प्ले करता है, जबकि लर्नर जो होता है वो एक क्लाइंट होता है,
कोलैबोरेटर समझा जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि CLL क्या है। CLL इज कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। ओके, नेक्स्ट वन। अब देखो ये CLL है वो डेवलप्ड किसने किया था? चार्ल्स ए कुरान ने। ओके, एंड ये हिज एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टेक्निक्स टू लर्निंग इज नोन एज काउंसलिंग लर्निंग। ओके, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, कि CLL किसने डेवलप्ड किया था? तो आपको याद होना चाहिए कि चार्ल्स ए कुरान ने। ओके, उनका यही कहना है कि इसमें जो टीचर होता है ना वो एक काउंसलर का रोल प्ले करता है। ओके, एंड जो लर्नर है वो एक क्लाइंट है, एक कोलैबोरेटर का रोल प्ले करता है। एंड CLL व्यू ऑफ लर्निंग इज अ होलिस्टिक वन सिंस ट्रू ह्यूमन लर्निंग इज बोथ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। इसमें लर्निंग को क्या माना गया है? कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, बोथ दोनों तरीके से लर्निंग हो सकती है। दिस टर्म्ड एज होल पर्सन। ओके, होल पर्सन समझा जाता है इसमें। एंड इसमें क्वेश्चन में पूछा था ना, स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिजम्स, दे आर कंसिडर्ड एज अ होल पर्सन। किसमें कहा गया है? CLL में इस बात का जिक्र हुआ है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको यहां तक का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following does not come under मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी? मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज के अंडर नहीं आता है। क्या नहीं आता है? इंटरैक्टिंग विद द टेक्स्ट, ये तो करेक्ट है, मतलब ये तो होता है। यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब प्रीवियस नॉलेज को भी साथ लेते हुए चलते हैं ना मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में। रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स, टेक्स्ट को रीड आउट कर रहे हैं और फिर सेम वही अपने सहपाठियों को लर्नर्स क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, सेम वही बता रहे हैं। ये भी सही लग रही है बात। तो कौन सा नहीं है? रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, हर एक वर्ड को जोर से पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करना, ये मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन 4th वन। ओके, चलो नेक्स्ट वन। डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली or intensely for the purpose of extracting specific information from the text। तो ये क्या होगा आपको ये बताना है। एक तो देखो स्टेटमेंट को सही से पढ़ो, क्वेश्चन को सही से पढ़ो। क्या पूछा गया है कि एक टेक्स्ट को रीड किया जा रहा है, कैसे? क्लोजली या फिर इंटेंसली। पर्पस है कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना है उसमें से, तो क्या होगा? आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इन्फरेंशियल, ग्लोबल, लोकल या ट्रांजैक्शनल, कौन सा होगा? देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3rd, लोकल। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि लोकल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। ओके, देखो लोकल कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ही है लोकल। ओके, लोकल कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कोई भी टेक्स्ट ऐसा जिसको बहुत ही डीपली पढ़ा जा रहा है, क्लोजली यानी डीपली पढ़ा जा रहा है, इंटेंसली पढ़ा जा रहा है, कुछ पर्पस है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी है, ये इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। ओके, कौन सा? लोकल कॉम्प्रिहेंशन। इज दैट क्लियर? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका जस्ट अपोजिट है ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा होता है कि बस थोड़ा सा रीड आउट कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, ये एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल का पार्ट है, इतना समझ लीजिए आप। ओके, सिलेक्टिव पार्ट ही कुछ पढ़ा जा रहा है। ओके, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन इज एसोसिएटेड विद एक्सटेंसिव एंड लोकल इज एसोसिएटेड विद इंटेंसिव रीडिंग। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया ना यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन एंड हेल्प्स द क्लास टू प्रिपेयर इट। मतलब एक टाइपिंग का राइट टाइप बताना है आपको राइटिंग का, कि जिसमें टीचर एक सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को एंड हेल्प भी कर रहा है साथ में कि इस तरह से बनाओ, ऐसे कर लो, ठीक है।
द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड्स फीडबैक, डायरेक्शन एंड एक्सपांसन ऑफ आइडियाज टू द लर्नर्स। टीचर क्या कर रहा है, साथ में फीडबैक भी दे रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है, मतलब ऐसे करो ये प्रॉपर होगा, ये सही है, ये गलत है बता रहा है। एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, उनके आइडियाज को भी एक्सपांड कर रहा है, मतलब उनको अच्छे से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बताए जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि टीचर साथ में उन्हें गाइड भी कर रहा है। सिंपल है। कौन सा हो गया, ये गाइडेड राइटिंग हो गया। समझ में आया। गाइडेड राइटिंग में यही है कि टीचर साथ में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उनको सिचुएशन तो देते ही हैं कि साथ में आप इस तरह से प्रोजेक्ट बनाओ, इस तरह से ये वर्क करो, लेकिन साथ में क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, गाइड भी करते हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, उनको समझाते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उनके आइडियाज को एक्सपांड करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, मतलब साथ में उनकी हेल्प करते हैं। ओके, उनको एनकरेज करते हैं ताकि कुछ पूछो, कुछ नहीं पता चला तो वो उनके मिस्टेक्स को निकालेंगे, समझाएंगे कि ये गलत किया है आपने। ओके, चलो समझ में आ गया आपको गाइडेड राइटिंग। देखो फ्रेंड्स, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड। आज के मैं बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एंड साथ में मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में समझाते हुए भी चल रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अभी ये भी बता देती हूँ फ्री राइटिंग क्या होता है एंड कंट्रोल्ड राइटिंग क्या होता है। ओके, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, फ्री राइटिंग मीन्स स्टूडेंट फ्री है, कैसे भी लिखो, कुछ भी लिखो, पेज पे पेन चलती रहनी चाहिए, अपने जितने भी आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो भी थिंकिंग है, जो भी आप इस टॉपिक, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप क्या सोचते हो, क्या आपके थॉट है, वो सब कुछ लिखना है। फ्री हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ओके, जो भी आपके थॉट्स है वो आपको पोरिंग करने, मतलब पोर आउट करने हैं, पेपर पे उतारने हैं, लिखने हैं। ठीक है, ओके, ये होता है फ्री राइटिंग। फ्री है, कुछ भी लिखो, अपने जैसे भी आइडियाज हैं आपके, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है टॉपिक से रिलेटेड, स्टूडेंट फ्री होता है बिल्कुल, टीचर का कोई रोल नहीं होता है इसमें। इज दैट क्लियर? नाउ कंट्रोल्ड राइटिंग। देखो फ्रेंड्स, गाइडेड राइटिंग एंड कंट्रोल्ड राइटिंग में हल्का सा डिफरेंस है। ओके, फ्री राइटिंग तो बिल्कुल सेपरेट ही हो गया। ओके, फ्री है बिल्कुल, इसमें स्टूडेंट बिल्कुल फ्री है, कोई रोल नहीं है टीचर का। जबकि कंट्रोल्ड राइटिंग एंड गाइडेड राइटिंग में हल्का सा डिफरेंस है। गाइडेड राइटिंग मैंने आपको बता दिया, जिसमें टीचर बिल्कुल साथ में खड़ा रहता है, स्टूडेंट के साथ होता है, हर एक चीज में उनको फीडबैक देगा, उनको डायरेक्शन देगा, उनको उनके नॉलेज, उनके आइडियाज को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सपांड करेगा, एडवांटेजेस बताएगा, डिसएडवांटेजेस बताएगा, उनको रीइंफोर्स करेगा, मीन्स साथ में खड़ा रहता है टीचर। ओके, टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें गाइडेड में। जबकि कंट्रोल्ड राइटिंग में क्या होता है, कंट्रोल्ड राइटिंग में टीचर के हाथ में सब कुछ होता है, टीचर कंट्रोल्ड करता है, स्टूडेंट को उन्हें फॉलो करना है, स्टूडेंट के कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होते हैं। जैसे कि डिक्टेशन हो गया, स्पेलिंग हो गया, जैसा टीचर बोलेगा वैसा ही लिखना है, कॉपी करना है, हैंडराइटिंग है, मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड, कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय टीचर है ये। ओके, तो देखो इनके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करवा दूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली रीड करना है टेक्स्ट को। देन शी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इन दिस प्रोसेस शी इज एनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर, मतलब कि थोरोली रीड करना है, मीन्स थोरोली, उन टीचर ने टेक्स्ट दे रखा है क्लास 5th के बच्चों को, बोला है कि थोरोली रीड करो टेक्स्ट को एंड फिर जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है ये? स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। देखो थोरोली रीड करना है, टेक्स्ट को थोरोली रीड करना है, फिर ही आंसर देना है।
क्वेश्चंस का। तो बेस्ट आंसर विल बी इंटेंसिव रीडिंग, मतलब डीपली पढ़ेंगे ना, वो डीपली पढ़ेंगे, उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी है, इसलिए कौन सा होगा, इंटेंसिव रीडिंग। देखो अब थोड़ा स्कीमिंग एंड स्कैनिंग भी बता देती हूँ। स्कीमिंग होता है टू गेट ओनली द मेन आइडिया, सिर्फ गिस्ट निकालना है, मतलब सार निकालना होता है, वो स्कीमिंग होता है। स्कीमिंग में टू नो द जनरल ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू चाहिए, बस ऊपर ऊपर का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, ज्यादा डिटेल इसमें नहीं जानता कोई भी, स्कीमिंग करना होता है ये। स्कैनिंग मीन्स ईच एंड एवरी, मतलब बोलते हैं ना ईच एंड एवरी पॉइंट को समझते हुए चलना, मीन्स छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देखनी, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक फैक्ट्स निकालना, वो स्कैनिंग होता है। नोटिस ओनली द क्लू वर्ड्स, क्लू वर्ड्स को ध्यान में रखा जाता है इसमें। ओके, ये तो हो गया स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद, ये जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है ये टर्म किसने दिया है, तो देखो फ्रेंड्स ये वाला टर्म दिया है स्टेफन क्रैशन ने। ओके, स्टेफन क्रैशन ने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का टर्म दिया है, एंड उनका ये कहना है कि जो सेकंड लैंग्वेज है ना ये एक्वायर की जा सकती है। ओके, इसीलिए उनकी जो थियोरी है उसका नाम है स्टेफन क्रैशन्स थियोरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ओके, उनका ये देखो कोट भी दिया हुआ है, लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल्स एंड डज नॉट रिक्वायर टेडियस ड्रिल। इनका ये कहना है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ना उसको कोई ग्रामेटिकल रूल्स या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, उसे भी सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है, ये कहना था स्टेफन क्रैशन का। एंड उन्होंने कहा है मेन 5 हाइपोथेसिस के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है, जैसे कि एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस है, मॉनिटर हाइपोथेसिस है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है, इनपुट हाइपोथेसिस एंड अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में इनमें से कोई भी 3 पूछ लेंगे एंड 4th ऑप्शन कोई और डाल देंगे, आपको बताना है कौन सा नहीं है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is not a sub skill of reading? सब स्किल नहीं है, रीडिंग के सब स्किल नहीं है, तो कौन से है पहले तो वो देखना है। कनेक्टिंग है, प्रिडिक्टिंग भी है, सिंथेसाइजिंग भी है, ये क्या है, ये सब स्किल के, रीडिंग ऑफ सब स्किल के क्या है, पार्ट है, ये रीडिंग के सब स्किल्स है। ये कौन सा नहीं है, ट्रांसक्रिप्टिंग, ट्रांसक्रिप्टिंग किसका है, राइटिंग का है। ओके, ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन से पॉइंट इसका नहीं है ना, तो ये सब कुछ अपने को ध्यान से समझना होता है। नेक्स्ट वन, एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज, प्राइमरी लेवल में ये जो लिटरेचर होता है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। तो ये क्या है, इट एनकरेजेस द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट, मतलब कि ये एनकरेज करेगा ताकि लर्नर है ना अपनी वर्कशीट जो इस टॉपिक पे बेस्ड है वो अच्छे से इजीली कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट वन, इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जेनरीज, ये तो थोड़ी बात सही लग रही है। थर्ड ऑप्शन है, इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रिटेटिव क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज। देखो लिटरेचर जो है वो लैंग्वेज डेवलपिंग में लर्नर्स को हेल्प करेगा, टीचर को कोई हेल्प नहीं करेगा अगर लिटरेचर ऐड कर रहे हैं तो प्राइमरी लेवल पे, है ना, तो वो टीचर की तो कोई टीचर में तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा ना लर्निंग के अकॉर्डिंग, मतलब देखा जाए तो लर्निंग के बेसिस पे उसकी तो कोई टीचर्स की तो कोई एबिलिटी डेवलप नहीं होगी, ये तो लर्नर्स के लिए है। एंड फोर्थ ऑप्शन, इट इज गुड बेसिस फॉर द ओनली एक्सपांशन ऑफ वोकैबुलरी, सिर्फ वोकैबुलरी का एक्सपांशन करना है नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल, ये एक ऑथेंटिक मटेरियल है जो डिफरेंट वेरियस जेनरीज को कवर अप कर रहा है। ओके, ऑप्शन सेकंड। नाउ नेक्स्ट,
A teacher prepares a worksheet and removes every seventh word from the text. टीचर ने एक वर्कशीट प्रिपेयर की है एंड उसमें एवरी सेवंथ वर्ड को वो क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, मीन्स उनकी जगह पे ब्लैंक छोड़ रहे हैं, डैश लगा रहे हैं. देन शी आस्क्ड द लर्नर टू रीड द टेक्स्ट. आफ्टर दैट दे वर आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्कशीट विद मिसिंग वर्ड. पूरा टेक्स्ट रीड आउट करना है फिर लर्नर्स को एंड मिसिंग वर्ड को भी फिल करना है. तो ये जो मिसिंग वर्ड वाला जो ये सिस्टम है, जो प्रोसेस है, इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा टास्क है, क्या है ये, स्पीकिंग टास्क, राइटिंग टास्क, क्लोज टेस्ट या ओपन टेस्ट. तो देखो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है किसी मिसिंग वर्ड वाला, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है. इसका आंसर है क्लोज टेस्ट. ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ क्या होता है क्लोज टेस्ट. देखो एक सैंपल दिया हुआ है क्लोज टेस्ट का. देखो ऐसे होता है ये, जैसे कि कोई भी एक टेक्स्ट दे देते हैं, कोई पैराग्राफ दे देते हैं, उसमें कुछ मिसिंग वर्ड हो जाते हैं, मतलब डैश लगा देते हैं, उनको फिर लर्नर फिल करता है. तो ये होता है क्लोज टेस्ट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन. A Hindi speaking teacher gets posted in a primary school which is in the area of Punjab. ओके, पहले क्वेश्चन समझते हैं. एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है, एक टीचर है जो हिंदी बोलती है एंड उसको पंजाब के कोई एरिया में पोस्ट मिल गई है, मतलब वहाँ उसको जॉब मिली है प्राइमरी स्कूल में. सिंस ही डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया ही शुड, मतलब वो टीचर को लोकल लैंग्वेज, उस एरिया की लोकल लैंग्वेज का कुछ आइडिया नहीं है, पता ही नहीं है, आती नहीं है. तो वो क्या करें, अप्लाई फॉर द ट्रांसफर टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया, मतलब उनको ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए कि हिंदी स्पीकिंग एरिया के पास वहां पर मेरे ट्रांसफर कर दो. सेकेंड वन, मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी एज इट्स अ नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज. या फिर वो मोटिवेट करेगी वहाँ के कम्युनिटी को कि आप हिंदी सीखो क्योंकि ये नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है. थर्ड वन, कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द लोकल डायलेक्ट्स, मतलब उनके साथ इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि उनकी भाषा समझना बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए. या ऑप्शन फोर्थ, यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग. बेस्ट ऑप्शन फोर्थ. टीचर क्या करेगा, टीचर जो बच्चे जो भाषा लेकर आ रहे हैं उसको यूज करेगा, उसको मतलब स्वीकार करेगा, ओके, रिसोर्स की तरह मानेगा और टीचिंग स्टार्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट. While designing a working activity for a language class, a teacher should most importantly focus on, मतलब कि वर्किंग एक्टिविटी डिज़ाइन करना है तो क्लास के लिए, लैंग्वेज क्लास के लिए, तो टीचर को क्या ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए. चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग, मतलब उनके आसपास के जो लोग एरियाज हैं उससे रिलेटेड टॉपिक लेकर आना चाहिए, चूज करना चाहिए. गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना, क्लियर इंस्ट्रक्शन देना. प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी वोकैबुलरी रिक्वायर्ड फॉर द टास्क, जो भी टास्क के लिए जो भी ज़्यादा ज़रूरी वोकैबुलरी है वो प्रोवाइड करवाना. या फिर लास्ट वन, असाइनिंग एन ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क. तो देखो फ्रेंड्स, ये जो ऑथेंटिक होता है ना, ऑथेंटिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क देना इम्पॉर्टेंट है और सही भी है. ओके, एंड जो सराउंडिंग में से जो टॉपिक्स लाते हैं ना वो ज़्यादा कनेक्टिंग है. तो ऑप्शन फोर्थ एंड ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा सही माने जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट होता है ना, जो हमें बेस्ट चूज करना है वो होता है कि जो भी एक्टिविटी टीचर डिज़ाइन करे ना वो बच्चे के सराउंडिंग से रिलेटेड हो, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट है कि ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क भी दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो है फर्स्ट वन, चूजिंग अ टॉपिक, मतलब वो टॉपिक चूज करो जो बच्चों के, जो लर्नर्स के, स्टूडेंट्स के आसपास से, सराउंडिंग से रिलेटेड हो.
इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, लेकिन दोनों में से हमको बेस्ट चूज करना है, तो फर्स्ट वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सही लग रहा है वो फर्स्ट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन, मतलब ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो है उसमें जो लैंग्वेज लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। किस पे बेस्ड होनी चाहिए? ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन, करेक्ट है। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्ड्स हैंडराइटिंग डेवलपमेंट, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड, मतलब उनकी गलतियां निकालना और बोलना कि दोबारा नहीं होनी चाहिए। केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस कंप्लीट करवाना है। नहीं, जो बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ग्रुप डिस्कशन हो, साथ में पीयर इंटरेक्शन हो, उससे ही क्या होगा, पीयर इंटरेक्शन से क्या है, एक दूसरे के थॉट्स का पता लगता है, पॉइंट ऑफ व्यू का पता लगता है, बच्चा अच्छे से खुल के एक्सप्रेस कर पाता है खुद को। फर्स्ट वन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज अ लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर? ओके, टीचिंग ऑफ ग्रामर, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो कौन सा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट? मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स रटवा दो, अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स, अवॉइड कर देना मतलब ध्यान ही नहीं देना, थर्ड वन यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, या फोर्थ वन यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो देखो फ्रेंड्स, यूजिंग फंक्शनल अप्रोच बेस्ट आंसर, क्योंकि किस तरह से ग्रामर रूल्स वगैरह किस तरह से फंक्शन करेंगे, तो ये फंक्शनल अप्रोच बेस्ट मानी जाती है, ओके, टीचिंग ऑफ ग्रामर में। नेक्स्ट वन, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज? आपको ये बताना है कौन सा एक्ट है, तो एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आर्टिकल 343, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके, एंड इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एक्ट कौन सा है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आर्टिकल 343, ओके। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कंसेप्ट क्लियर ही कर दिया है कि हिंदी को कौन सा स्टेटस दिया है, इंग्लिश को कौन सा दिया है, ओके। आप पिक्चर के थ्रू इजीली देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, लैंग्वेजिज्म, ये क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है कि लैंग्वेज क्या है। देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना, कि लैंग्वेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है? नहीं, सबसे बेस्ट जो आंसर है वो है लैंग्वेज इज अ सिस्टम, ओके। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है ये, बहुत बार इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि करेक्ट आंसर निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि लैंग्वेज कुछ नहीं, सिंपल एक सिस्टम है, ओके। नेक्स्ट वन, विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फसाइज ऑन हैबिट फॉर्मेशन? तो देखो फ्रेंड्स, हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर बात की थी किसने? स्किनर ने। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में कहा गया है किसने? स्किनर ने। स्किनर ऐसे कहते हैं कि एक कुछ लैंग्वेज जो सीखी जाती है ना, वो एक सेट ऑफ हैबिट्स के द्वारा सीखी जाती है, ओके। कुछ कैसे लैंग्वेज जो एक्वायर की जाती है वो सेट ऑफ हैबिट्स के ऊपर होती है। और भी थोड़ा अच्छे से समझा देते, देखो स्किनर ऐसे कहते हैं कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जैसे पहले वो इमिटेट करना सीखेंगे, इमिटेशन होगा, फिर रिपीटेशन होगा, फिर मेमोराइजेशन होगा, देन कंट्रोल ड्रिलिंग होगा, देन लास्ट में रीइंफोर्समेंट होगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ओके। एंड उनका कहना है कि लैंग्वेज इज लर्नड एंड लर्निंग डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट। भाषा सीखी जाती है और ये जो अधिगम है ये पर्यावरण यानी कि जो एनवायरमेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का एनवायरमेंट मिलता है, ओके।
एसोसिएशन, इमिटेशन, री इन्फोर्समेंट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये सभी इनके सब पॉइंट्स है, ये प्रोसेस है ये पूरा। ओके, इज दैट क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं अब। बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डैश मेथड। बैनिशिंग, मदर टंग को बैन कर दिया है गया है, कौन से मेथड में? आपको ये बताना है कि बैन हो गया है मदर टंग। मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। बहुत ही सिंपल है, किसमें? डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट जो मेथड सिखानी है ना, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसी पे फोकस होता है। ओके, अब कुछ और टर्म भी बता देती हूं मैं आपको, जैसे कि देखो नेचुरल अप्रोच क्या है। नेचुरल अप्रोच देख लेते हैं, इन सारे ऑप्शंस में समझा देती हूँ। बाइलिंगुअल भी है, ग्रामर ट्रांसलेशन एंड नेचुरल, ये तीनों भी थोड़ा समझा देती हूँ, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखो नेचुरल अप्रोच में क्या होता है, नेचुरल अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय ट्रेसी ट्रेरल एंड स्टेफन क्रैशन। ओके, एंड इसमें बोलते हैं कि स्टेफन क्रैशन ने जो बताया है कि लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज है उसे भी एक्वायर किया जा सकता है। ओके, देन आगे और देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। तो देखो डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड जैसे अभी मैंने बताया कि टीचर डायरेक्ट वही मेथड पढ़ाएगा जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सीखना चाहते हैं। इसमें मदर टंग बिल्कुल भी यूज नहीं होती है। ओके, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, देखो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, आपको ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट मेथड के और कौन से नाम हैं, किस नाम से और जाना जाता है? नेचुरल मेथड, फोनेटिकल मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड एंड रिफॉर्म मेथड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी देख लेते हैं क्या होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग मेथड है एंड ये क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग से डिराइव्ड हुई है, ग्रीक एंड लैटिन भाषा में। एंड इसको और क्या नाम से जाना जाता है? क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? द मेथड रिक्वायर्स स्टूडेंट टू ट्रांसलेट होल टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड इसमें ट्रांसलेट किया जाता है। ग्रामेटिकल रूल्स एंड बहुत सारा कुछ होता है, सारा कुछ इसमें मेमोराइज करवा दिया जाता है इसमें। और एक होता है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड आपको पता ही है, मीन्स बाइलिंगुअल मीन्स 2 लैंग्वेजेस। ओके, एंड ये मेथड किसने दिया था? सीजी डॉटसन ने। ये आप इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं, पूछी जा सकती है एग्जाम में। ओके, आई होप कि यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो एक ही क्वेश्चन में सारी मेथड डिस्कस हो गई है ना। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट डू वी मीन बाय रिव्यू? ये वर्ड रिव्यू बहुत बार सुना हुआ है कि रिव्यू क्या है, क्या होता है रिव्यू? गेस। इवैल्यूएशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन और असेसमेंट। तो देखो फ्रेंड्स ध्यान में रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिव्यू होता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वन। तो देखो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है, डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, ईच एंड एवरी ऑप्शन को मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाएगी। एंड स्पेशली ये जो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के। अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय।